सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब करावें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला सीधे बीजेपी ऑफिस से और मैं उनसे कुछ कठिन प्रश्न पूछने वाला हूं। आपका स्वागत है शहजाद। जी, राम राम जी, जय श्री राम। राम राम शहजाद जी, राम 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 राम। तो मैं ये देख रहा हूं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बोलना तो प्रतिबंधित नहीं है ना। पता चला उनके मैनिफेस्टो में कहीं ये ना निकल जाए कि राम राम नहीं बोल सकते, सिर्फ रोम रोम बोलना है। अभी मैंने पढ़ा नहीं है ठीक से, पढ़ के देखना पड़ेगा। भाई ये आप बताएं कि आज राहुल गांधी ने ये कहा है कि राजे महाराजे जो थे वो सबकी जमीन उठा लिया करते थे और भी चीजें उठा लिया करते थे, तो आपका क्या कहना है? आप क्यों इसको डिफेंड कर रहे हैं? ऐसा है मान्यवर, आप तो उस धरती से आते हैं जिसमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जिस प्रकार से देश और सनातन की रक्षा के लिए राजा महाराजाओं ने अपने आप को न्यौछावर किया है। उल्टा हमारा जो क्षत्रिय समाज है, राजपूत समाज है, ये तो बड़ा गर्व महसूस करता है कि किस प्रकार से देश की अखंडता के लिए, और हमारा सिख समाज भी जो है देश की अखंडता के लिए उन्होंने अपने सर कटवा दिए पर सर झुकाया नहीं। आज ऐसे राजा महाराजा जिन्होंने हमारी संस्कृति और देश को एक प्रकार से पोषित किया है, उनको ये लोग गालियां दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सर आपके माध्यम से कि ये जब राजा महाराजा की बात करते हैं तो मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज पर ही आक्रमण नहीं होता है? क्या ये मेरी महारानी अहिल्याबाई होलकर पर आक्रमण नहीं होता है जिन्होंने सनातन केंद्रों का उद्धार किया? क्या ये महाराजा गायकवाड़ के ऊपर आक्रमण नहीं होता है जिन्होंने अंबेडकर जी को एक प्रकार से उन्होंने उनके जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाई? क्या ये उन तमाम राजाओं पर हमला नहीं है, चोलाज और बाकी, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए बहुत सारे प्रयास किए? और ये किनकी पैरवी करते हैं? उन नवाबों की, उन सुल्तानों की और उन औरंगजेब मानसिकता वाले बादशाहों की। उनके लिए तो इनका दिल कितना धड़कता है। आज तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रोड रखा और औरंगजेब का नाम हटाया तो उन्होंने उसके खिलाफ विरोध किया। औरंगजेब के वो मजार पर जाकर ये लोग सिजदा करके आते हैं, ये वो अलायंस है। और टीपू सुल्तान को कितना महान बताते हैं, कर्नाटका के लोगों से तो पूछ लीजिए, पर उनमें उनको महानता दिखती है। और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी अहिल्याबाई होलकर में इनको क्रूर राजा नजर आते हैं, क्रूर रानियां नजर आती है। तो ये किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति में अब ये सनातन की रक्षा करने वाले लोगों पर भी आक्रमण कर रहे हैं, ये मेरे मतलब समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी किस प्रकार से वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उन्होंने तो इन औरंगजेब मानसिकता वाले बादशाहों को क्लीन चिट दे दी ना, जिन्होंने मंदिर तोड़े, जिजिया लगाया, उनको तो क्लीन चिट दिया है राहुल गांधी ने आज। वैसे राहुल गांधी पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी सेक्युलर बता चुके हैं। और यही मानसिकता है इनके लिए, नवाब और शरिया और सुल्तान, ये सभी कुछ सेकुलरिज्म के दायरे में फिट हो जाता है। परंतु जय श्री राम कहना, या अगर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महाराणा प्रताप की बात करना, तो ये कम्युनल हो जाता है, ये बिगेटेड हो जाता है। यही तो समस्या है। और इसका परिचय आपको राहुल गांधी के मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टेशन दोनों में नजर आता है। केवल मैनिफेस्टो की बात नहीं है संजय दीक्षित जी, जो मैनिफेस्ट करते हैं ना हर जगह रैली में जाकर, उसमें भी तुष्टीकरण की बू लगातार आती है। और ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग के दफ्तर से मैनिफेस्टो ही नहीं बल्कि उनके सारे मैनिफेस्टेशन के स्पीचेस भी छपके आ गए। वैसे तो राहुल गांधी सुना है अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से, तो आप लोग तो निश्चित से बहुत काफी घबरा गए होंगे। इस पे मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है, कल से सुना रहा हूं कि सोनिया गांधी छोड़ गई रायबरेली, बहन बन चुकी है एक स्वयं में पहेली। और जो भैया नहीं कर पाते जीजा ने कर डाला, जीजा मतलब रॉबर्ट जी ने, जाकर अमेठी की सीट पर रुमाल रख डाला। पर बंद होने वाला है दोनों जीजा और साला का दुकान, उन दोनों के दुकान पे लगने वाला है ताला, क्योंकि सब वोटर है मोदी का मत वाला।
देखिए ऐसा है, पहले तो अमेठी अभी तक राहुल गांधी ने घोषित किया नहीं है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, और किस मुंह से जाएंगे। जिस प्रकार की बातें उत्तर भारत के विषय में उनके साथियों ने और उन्होंने कही है, डीएमके के नेता ने क्या कहा है कि टॉयलेट क्लीनर होते हैं हिंदी भाषी बोलने वाले, क्या कहा है एलन गोवन और बाकी नेताओं ने, और राहुल गांधी ने अमेठी के वोटर्स को कितनी गालियां दी हैं। और 60 वर्ष में वो अपना एक घर नहीं बना पाए, वहां पर स्मृति ईरानी जी, योगी जी और मोदी जी ने मिलकर वहां पर लाखों लोगों का घर बना दिया है, 4 लाख लोगों का घर बना दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर हिम्मत होती तो पहले से ही लड़ते, क्योंकि लेफ्ट के लोग बोल रहे थे कि वायनाड छोड़ो और अमेठी से लड़ो, पर अभी तक उन्होंने कोई हिम्मत की नहीं है। और रायबरेली का मैदान भी तो सोनिया जी ने छोड़ दिया है। पर हाँ, एक चीज जरूर है कि पहले साउथ को धोखा भी दे रहे हैं। केरला के वोटर्स को क्या जानने का अधिकार नहीं है कि अगर वो दूसरी सीट से लड़ेंगे तो क्या वायनाड उनके लिए बैकअप है? तो मतलब नॉर्थ से भागना होगा और साउथ को धोखा देना होगा। ये दोनों फॉर्मूला लेकर भाई बहन चल रहे हैं, और इसलिए अभी तक कोई अधिकृत घोषणा की नहीं है। देखिए रायबरेली में तो आपने भी अभी तक कोई अधिकृत घोषणा नहीं की। नहीं, रायबरेली में निश्चित हमने घोषणा नहीं की है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि इस बार 80 में से 80 सीट लाना है। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत हमने अमेठी तो घोषित कर दी, और रायबरेली भी बहुत उपयुक्त समय पर हम घोषणा करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इस बार एक भी सीट कांग्रेस और इंडिया अलायंस के हाथ में ना आए। रायबरेली का तो अंतिम तिथि आ गई, 3 मई को लास्ट डेट है वहाँ नॉमिनेशन फाइल करने की। आज 28 आप तो हो गई। चिंता मत कीजिए, सबसे दमदार और ऐसा कैंडिडेट होगा संजय जी, मैं आपको बोल रहा हूं, जिससे कई लोग जो है वो देखेंगे कि इस बार कैसे 80 में से 80 उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतने जा रही है। तो ये तो बताएं कि चर्चा बड़ी चल रही थी कि नूपुर शर्मा को रायबरेली से लाया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी का एक सिस्टम होता है कि वो पार्टी घोषणा करती है किसी भी प्रत्याशी के विषय में। आज जैसे हमने देखा है कि 26/11 के हत्यारे और आतंकी अजमल कसाब को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाले उज्जवल निकम जैसे राष्ट्रवादी को हमने टिकट दिया है, और उसकी घोषणा पार्टी ने की है। दूसरी तरफ उमर खालिद और अफजल गुरु के समर्थक कन्हैया को दिल्ली से बैठाने का काम के कांग्रेस ने किया है, तो उससे अरविंदर सिंह लवली भी कांग्रेस पार्टी से एक प्रकार से त्याग देने की स्थिति में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राइट टाइम पे राइट कैंडिडेट, जो देश हित में काम करता है, जो सनातन हित में काम करता है, उसकी घोषणा करने से पीछे नहीं हटती, और पार्टी ही घोषणा करेगी। अच्छा ये भी बताएं कि मोदी जी जो हैं वो लगातार पहले जो है अब की बार 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन पहले फेज के बाद में उन्होंने ये बात कहनी बंद कर दी है। क्या आपको पहले फेज में झटका लगा? नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो लोग एनालिसिस करते हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि अभी तक 2 फेज हो गए, अपनी सीट कितनी आ रही है नहीं बता पा रहे। चलिए, हमने 400 पार का पहले नारा दिया, अब नहीं दे रही, ये इतना माइक्रो एनालिसिस आप कर रहे हैं। आपकी कितनी सीट आ रही है वो तो बता दीजिए। और वो इसलिए बताने की स्थिति में नहीं है क्योंकि अब इनके पास एक बहाना होता था, 4 जून को ईवीएम को गाली दो। अब वो ईवीएम को गाली देने वाला बहाना भी खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहकर कि ईवीएम ठीक है, वीवीपैट 100% मैचिंग नहीं होगी, जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब उनके पास कोई बचा नहीं किसी को दोष मढ़ने के लिए। तो अब वो अपनी जो है सीट गिनवा नहीं पा रहे। जहां तक हमारा दावा था, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि एनडीए को 400 पार मिलने वाला है, और आज भी हम वो कह रहे हैं। हाँ, अलग अलग चुनाव के फेज के हिसाब से अलग अलग मुद्दे आते हैं जो प्राथमिकता लेते हैं, तो उन मुद्दों को हाईलाइट करना। जैसे अब बीच में ये बयान आया कि कैसे 55% कर डाला जाएगा और आपकी संपत्ति को छीन कर वोट बैंक को दिया जाएगा, तो क्या इस पर हम बात ना रखें? अब ये जो राजा महाराजाओं के विषय में राहुल गांधी ने बात की, या जो उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की, या जो उन्होंने लगातार कहा था कि मुस्लिम को पहला अधिकार संसाधनों पर नहीं, ऐसा मनमोहन सिंह ने नहीं कहा था, पर 2009 वाला वीडियो आ गया। या जो सबसे बड़ा विषय है संजय जी, कि कैसे आरक्षण को कांग्रेस पार्टी खत्म करके मुस्लिमों को सारा आरक्षण देने की फिराक में है, उसका भी सच आज बाहर आ चुका है। कर्नाटका से लेकर आंध्र प्रदेश तक और तेलंगाना से लेकर उत्तर प्रदेश तक और कई जगहों पर कांग्रेस ने बड़े डिसेप्टिवली एससी एसटी और आदिवासी ओबीसी समाज का अधिकार मारकर उसको मुस्लिमों को देने की जो चेष्टा की है, अब वो खुले तरीके से सामने आ चुका है।
तो तब से ये लोग बौखलाए हुए हैं और अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे। इसमें एक जो ये मुस्लिम आरक्षण वाला विषय है, इसमें ये बात आती है कि वैसे तो जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, जो पसमानदा हैं, उनको तो ओबीसी में पहले से आरक्षण मिला हुआ है। तो ये बार-बार मुस्लिम आरक्षण का विषय लाके क्या जो एलीट क्लास है, अशराफ जिसको बोलते हैं, उसको आरक्षण दिलाना चाहते हैं? इस बात पर मैंने नहीं सुना कि आप लोगों ने कोई किसी प्रकार का नैरेटिव बनाया। नहीं नहीं, बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। वो ये बात सही है कि वो मुस्लिम समाज में भी केवल 6 या 7% जो अपर क्लास माने जाते हैं। मुस्लिम में कास्ट तो वैसे होती नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि कैसे नहीं, नहीं, अलग वो अलग है कास्ट ना को। साहब, ये आप जो लोग जो हैं आपके ये शेख, पठान, मुगल, सैयद, जो अपने आप को अरब और तुर्क और ईरान का फारस का बताते हैं कि वहाँ से आए, हाँ जो अपने आप को रूलिंग क्लास बताते हैं, हाँ, वो भी अब वो उनको लगता है कि रिजर्वेशन उनकी लेंगे। अरबी नस्ल है, अरबी नस्ल, जिसको अरबन नक्सल को अरबी नस्ल भी अरबन कुछ नस्ल लोगों ने बोल कह रहा दिया। था आपका हामिद मीर। हाँ, तो चलिए वो अरबी जो अब पता नहीं कि कौन सी नस्ल कहाँ से है, परंतु हाँ ये बात मैं आपको देखिए बताना चाहता हूँ। आज मैं कुछ कागज लेकर आया हूँ और आपको वो कागज दिखाता हूँ, आप चौंक जाएंगे। ये है रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट का 16.2.17 और इसमें लिखा है कि और ये मनमोहन सिंह जी ने पूरा बनाया था और इसको लागू करना शुरू कर दिया था। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो 27% ओबीसी कोटा है उसमें से 6% मुस्लिमों के लिए कोटा निकाला जाना चाहिए और दे देना चाहिए, और पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी में डालकर एक 6% का सब कोटा मुस्लिम को देना चाहिए। क्योंकि मैं ये पॉडकास्ट अपने आईपैड से कर रहा हूं तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मेरे पास वो न्यूज रिपोर्ट्स भी है। ये यूपीए का प्लान भी था, यूपीए इसको बना भी रही थी और सलमान खुर्शीद ने एक मैनिफेस्टो 2012 का यूपी के मैनिफेस्टो का बताया था कि 27% में से 9% काट कर मुस्लिमों को देना। और कर्नाटका में तो इन्होंने ये किया ही। कर्नाटका में सन 1994 94 में वीरप्पा मोइली की सरकार ने, नॉट एचडी देवेगौड़ा की सरकार, वीरप्पा मोइली की सरकार ने पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी में डाल दिया। आंध्र में भी उन्होंने इसी प्रकार से किया। कर्नाटका में जब मुंबई सरकार आई तो उन्होंने वो उसको खत्म करके वोक्कलिगा और लिंगायत समाज को वो बांट दिया क्योंकि उनका अधिकार बनता है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर ओबीसी का अधिकार मारकर उन्होंने मुस्लिमों को देने की चेष्टा की है। बंगाल में पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, एनसीबीसी की, कि 180 जातियों में 118 या 119 जातियां मुस्लिमों की थी। अरे भाई साहब, आप तो कह रहे हो मुस्लिम धर्म तो वो धर्म है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सब इक्वल है, एक कौम है पूरी दुनिया में। तो भाई ये कहां से पैदा हो गया? और आपको बताना चाहता हूं केवल ओबीसी नहीं बल्कि एससी समाज के भी अधिकार से रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में एक प्लान बनाया था कि कैसे अधिकार छीनना है। 16.3.7 में लिखा है कि मुस्लिम समाज के लोग को भी एससी लिस्ट में जोड़ दिया जाए, जो कि आज की तारीख में नहीं होता। आपको पता है कि एससी में सिर्फ उनको मिलता है जो हिंदू, या हिंदू में जिसको माना जाता है बौद्ध और बाकी जो चीजें हैं वो जो एक माना जाता है उन्हीं को मिलता है। पर यहाँ पर वो चाह रहे थे कि कन्वर्जन के बाद भी अगर कोई मुस्लिम है तो उसको भी डाल दिया जाए। तो ये किसके अधिकार को खत्म करना चाह रहे थे? तो इसीलिए आज जब हम कह रहे हैं 400 पार, हम 400 इसलिए चाहते हैं ताकि कांग्रेस जो आरक्षण खत्म करके मुस्लिम आरक्षण देना चाहती है ये संविधानिक रूप से उनके लिए मुमकिन ना हो, इसलिए हम 400 चाहते हैं ताकि संविधान की रक्षा हो, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के अधिकारों की रक्षा हो। वो तो आप 350 में भी कर लेंगे, 400 की क्या जरूरत? नहीं, 400 से अगर इनका कहीं पर भी, देखिए हमारे पास इससे पहले भी संख्या थी, पर तेलंगाना में ये चुन के आए तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान है। मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूँ, इसको सुनिए और आपके व्यूअर्स के लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या लड़ाई लड़ रहा है और कौन आरक्षण के खिलाफ है और कौन आरक्षण के साथ। परसों मैं देखा, पिछले बार भी छबल्ला में और परसों भी अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएगी। देखिए उन्होंने तेलंगाना में कर दिया है ये, और इसीलिए हम चाहते हैं कि तेलंगाना जैसे और बाकी जगहों पर भी जहां पर ये
हमारे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के भाइयों का अधिकार मानना चाहते हैं, वहां पर उस पर नकेल कसी जाए। चलिए, ये तो एक पॉइंट हुआ। वैसे मोदी जी जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि वो बहुत मजबूत कोई निर्णय लेने वाले हैं। उनके बारे में कुछ बताएंगे? चुनाव के बाद मोदी 3.0 में बहुत कठिन और बहुत ही मजबूत निर्णय लिए जाएंगे, उनके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं, तो मुझे लगता है राइट टाइम पे राइट निर्णय लेने की क्षमता उनमें है। और जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें कई सारी बातें हैं। मैं तो सबसे कहूंगा, आपके जो प्रबुद्ध व्यूअर्स है, एक बार हमारा संकल्प पत्र बड़ी गहराई से पढ़ ले। उसमें आपको आने वाले कुछ वर्षों के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए वो साफ साफ और स्पष्ट तरीके से लिखा है। वैसे मुझे लगता है कि कठिन निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी में है, उन्होंने पिछले 10 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड से बताया ही है। चाहे वो सनातन केंद्रों की मुक्ति का हो, सनातन केंद्रों के उत्थान का हो, या चाहे वो 370 जैसी चीज को हटाने का हो, या 3 तलाक जैसी कुरीति को हटाने का हो, या यूसीसी को लागू करना हो, या सीए को लागू करना हो। तो हर एक मुद्दे पर कठिन निर्णय लेने की क्षमता उन्होंने पहले से ही बताई है, तो ये क्षमता आगे भी दिखाई देती रहेगी। अभी-अभी तेलंगाना में, हैदराबाद में एक केस आया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड है, उसने मैरियट होटल को ही क्लेम कर लिया। इस वक्फ एक्ट को लेके हिंदुओं में बहुत चिंताएँ हैं। क्या आप इसको एड्रेस करेंगे? ये मोदी जी एड्रेस करेंगे मोदी 3.0 में? मुझे लगता है कि देखिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है और इसमें कई लोगों ने कोर्ट में चैलेंजेस भी रखे हैं, तो एक जुडिशियल मामले पर जिस पर पार्लियामेंट को निर्णय लेना है, और वो भी तब जब एमसीसी लागू है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। पर हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं जिसको ठीक करने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम देखेंगे तो आगे का रास्ता दिखाई देता है। अब मैं स्पेसिफिक्स में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि एक जुडिशियल मामले पर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का कमेंट्री करना, ये मुझे लगता है कि न्यायोचित नहीं हुआ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शहजाद पूनावाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। और आशा करते हैं कि आपसे भेंट होती रहेगी और हम आपसे अपने क्लैरिफ़िकेशंस भविष्य में भी लेते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत-बहुत जय श्री धन्यवाद। राम। जय जय श्री हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री जय श्री राम। थैंक यू संजय भाई। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सी यू। बाय।